हेलो बच्चों। तो आज 1 मई से हम अपना अध्याय 3 शुरू करते हैं, जिसका नाम है मानव जनन। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। जैसे कि आप पढ़ चुके हो जनन के बारे में, हमने पढ़ा अपने पिछले वीडियोस में कि जनन 2 तरीके के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अगर हम मानव की बात करें तो आपको पता ही है कि मानव जो है वो लैंगिक प्रजनन करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो आप नोट करते चलेंगे और उसे हम समझते भी चलेंगे। मानव लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया को संपन्न करते हैं एक संतान को इस दुनिया में लाने के लिए। ठीक है। अब हम बात करें कि मानव किस प्रकार के जीव हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सजीव प्रजक। इन्हें हम कहते हैं सजीव प्रजक अथवा जरायुज। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि अपने पहले वीडियोस में हम देख चुके हैं जरायुज और सजीव प्रजक का मीनिंग। जरायुज का मतलब होता है या फिर सजीव प्रजक का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो अंडे उत्पन्न नहीं करते, जो सीधा जीव को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। जैसे कि पक्षी वगैरह हैं, वे क्या करते हैं, पहले अंडे को इस दुनिया में लाते हैं, फिर वो फूटते हैं, उनमें से बच्चे बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हम मनुष्य की बात करें, तो वे कैसे हैं, वे सजीव प्रजक जरायुज, यानी कि वो इस दुनिया में एक जीव को उत्पन्न करते हैं, वे अंडे को जन्म नहीं देते। ठीक है। अगर हम बात करें कि मानव में जो युग्मक होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो युग्मक अगर हम पुरुष में देखें तो आपको पता है पुरुष में जो युग्मक पाया जाता है उसका नाम होता है शुक्राणु। क्या नाम होता है उसका? शुक्राणु। और अगर हम एक स्त्री की बात करें तो उसमें युग्मक का नाम होता है अंडाणु। तो ये सारी पहले की चीजें हैं जो आप अपने पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी मानव के संदर्भ में कि मानव क्या है। मानव लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया करता है। मानव एक सजीव प्रजक है। सजीव प्रजक का पर्यायवाची होता है जरायुज। अगर हम युग्मक की बात करें मानव में तो वो 2 तरीके के पाए जाते हैं। पुरुष में है शुक्राणु नाम के युग्मक, और स्त्री या फिर जिसे हम मादा भी कहते हैं उसमें अंडाणु नाम के युग्मक पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम देखेंगे कि क्या है। अगर हम बात करें मानव जनन घटनाओं की, ठीक है, तो मानव जनन घटनाएं अगर हम देखें तो इसे हम मुख्य रूप से कई स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आता है मानव जनन या फिर मानव लैंगिक प्रजनन की घटनाओं में, वो सबसे पहला आता है युग्मक जनन। जनन का मतलब मैंने आपको बताया ही था, बनाना, कोई नई चीज उत्पन्न करना। तो यहाँ पर जनन से पहले युग्मक है, तो इसका मतलब युग्मक की उत्पत्ति हो रही है, तो इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम है युग्मक जनन। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो वो आता है वीर्य सेचन। इसका मतलब हो गया स्त्री जनन पथ में, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, युग्मकों का निर्माण हुआ, ठीक है, जिसे हम युग्मक जनन कहते हैं। दूसरी जो स्टेप आती है वो आता है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन का मतलब होता है कि स्त्री जनन पथ, पथ मतलब रास्ता या फिर मार्ग। स्त्री जनन पथ जो है यानी कि स्त्री के जनन अंग तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें शुक्राणुओं का पहुंचना। ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं वीर्य सेचन। वीर्य सेचन। तीसरे स्टेप में अगर हम बात करें तो वो आता है निषेचन। निषेचन का मतलब आपको पता ही है, युग्मकों का संलयन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का
संलयन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन, इसे हम कहते हैं निषेचन। चौथा स्टेप जो हमारा आता है बच्चों, वो हम लिखेंगे अभी, वो होता है हमारा निषेचन के बाद जाइगोट का बनना, तो इसे हम कहते हैं युग्मनज। जाइगोट का बनना, ठीक है। अगला जो स्टेप हमारा आता है वो है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं कोरक पुटी की रचना तथा परिवर्धन, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि निषेचन प्रक्रिया संपन्न हुई, नर युग्मक और मादा युग्मक मिले, तो उनके बनने के बाद कौन सी नई चीज बनी? युग्मनज, ठीक है। अब आपको याद होगा कि पहले वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है कि जैसे मतलब एक नर युग्मक है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं युग्मकों में, ठीक है। अगर हम बात करें सॉरी युग्मक में नहीं, अगर हम बात करें नर के भीतर, एक प्राणी के भीतर होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम मादा की बात करें तो इसके भीतर भी 46 क्रोमोसोम है। लेकिन जब ये युग्मक का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे कि नर ने नर युग्मक बनाए जिन्हें हम कहते हैं शुक्राणु, तो इस दौरान यहाँ पर क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ऐसे ही मादा में भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो अब शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की, या फिर जैसे हम क्रोमोसोम कहते हैं इंग्लिश में, उसकी संख्या कितनी हो गई? 23। ऐसे ही अंडाणु में कितनी रह गई गुणसूत्र की संख्या? वो रह गई 20। अब जब ये दोनों मिले, इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं निषेचन, तो इन्होंने बना दिया युग्मनज। क्या बना दिया? युग्मनज। युग्मनज ने अपना अगला रूप क्या लिया? भ्रूण का, ठीक है। तो युग्मनज ऐसे ही सिंपल भ्रूण में नहीं बदल जाता है। क्या होता है? भ्रूण से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट, या फिर हिंदी में कहते हैं कोरक पुटी। तो युग्मनज के बाद जो थोड़ा सा और बड़ा आकार लिया, ठीक है, कोशिकाओं ने, उसे हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। वो बना। परिवर्धन का मतलब होता है उसमें कई तरह के बदलाव हों, ठीक है। तो 23 और 23 क्रोमोसोम मिले, तो दोबारा से युग्मनज जो है वो 46 गुणसूत्रों का हो गया। तो इसीलिए युग्मनज को कहा जाता है द्विगुणित, और शुक्राणु और अंडाणु को कहा जाता है अगुणित। तो ये आपके 5 स्टेप तक हो गए। इसके बाद आप लिखेंगे अगला स्टेप जो होता है अंतररोपण। उसे हम कहते हैं कोरक पुटी का गर्भाशय की दीवार से चिपकना। तो अब क्या हुआ? ब्लास्टोसिस्ट बन गया। उसके बाद कौन सी स्टेप आई हमारी? उसे हम नाम देते हैं अंतररोपण, ठीक है। अंतर का मतलब अंदर, रोपण मतलब स्थापित होना। तो जो अब ब्लास्टोसिस्ट, जो अब कोरक पुटी बन गया, वो महिला के कौन से स्थान पर जाके चिपक गया? वो गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक गया। तो ये आपके 6 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अगले स्टेप में देखते हैं क्या हुआ। अगला जो स्टेप था वो है भ्रूणीय परिवर्धन। गर्भावधि अथवा नौ महीने का गर्भधारण। तो ये आपका 7वां स्टेप है, ठीक
ठीक है। तो क्या हो गया, जब वो कोरकपुटी दीवार में, गर्भाशय की दीवार में, महिला के गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट मतलब चिपक गया, तो अब उस भ्रूण में कई तरह के बदलाव होने शुरू हो गए। और ये बदलाव कितने महीने तक होते रहे, एक महिला में 9 महीने तक वो बदलाव होते रहे। ठीक है। 8वां जो हमारा स्टेप है उसे हम कहेंगे शिशु का जन्म। शिशु का जन्म, जिसे हम प्रसव भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पूरे मानव लैंगिक प्रजनन की क्रिया में, की घटना में टोटल कितने स्टेप्स आए आपके, ये 8 स्टेप्स आते हैं। तो आप सभी बच्चों को ये स्टेप्स याद रखें। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा नर जनन तंत्र, या फिर जिसे हम पुरुष जनन तंत्र भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है बोर्ड एग्जाम में। या तो पूछ लिया जाता है कि नर जनन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए, ठीक है, या फिर पूछ लिया जाता है मादा जनन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुष जनन तंत्र के बारे में। ठीक है क्या? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुरुष जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है। ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग जो है उसे हम नाम देते हैं वृषण। क्या नाम देते हैं, वृषण, या फिर जिसे हम कहते हैं टेस्टिस। क्या नाम देते हैं, टेस्टिस। अगला जो है वो है सहायक या द्वितीयक, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि नर जनन तंत्र के अंदर विभिन्न अंग आते हैं। उन विभिन्न अंगों को हम 2 प्रकारों में बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रकार है वो आपका है प्राथमिक लैंगिक अंग, जैसे हम कहते हैं वृषण। दूसरा यानी कि वृषण जो है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है। अब हम बात करेंगे सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंगों की, तो वो देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार में बटे हुए होते हैं। उसको हम कहते हैं सहायक नलिकाएं, ठीक है, और इनको हम नाम देते हैं दूसरे को सहायक ग्रंथियां। सहायक नलिकाओं की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका रीड टेस्टिस। नंबर 2 जो आपका आता है वो आता है शुक्र वाहिका। नंबर 3 जो आपकी सहायक नलिकाएं हैं उनमें आती हैं अधिवृषण। ठीक है, चौथा जो आपका आता है वो आता है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी। इसी प्रकार से अगर हम सहायक ग्रंथियों, ये मैं यहाँ लिख दूंगी सहायक ग्रंथि, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं आएगा तो एक बार मैं आपको और समझा दूं। नर जनन तंत्र जो है बच्चों उसे मुख्य रूप से हम 2 अंगों में बांटते हैं। तो पहला जो है मेन, जो मेन अपना रोल निभाता है उसे हम कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, और उस अंग का नाम है वृषण। वृषण में क्या होता है बच्चों, हालांकि मैं आपको लिखवा दूंगी, इसी वृषण के भीतर नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु भी कहते हैं उसका निर्माण होता है। और सहायक नाम ही है तो एक तरीके से ये क्या कहते हैं, सहायता करते हैं। बने हुए नर युग्मकों को क्या कहते हैं, उसके एक्चुअल, उसके जो वास्तविक स्थान है वहाँ तक पहुँचाते हैं और साथ में वहीं पर उसको पोषण भी प्रदान करते हैं। तो सहायक या फिर जिसे हम द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। फिर पहला है सहायक नलिकाएं और दूसरा है सहायक ग्रंथियां। ये है सहायक ग्रंथियां। सहायक नलिकाएं जो हैं वो फिर से बहुत प्रकार की हैं। पहला जो है रीड टेस्टिस, दूसरा जो है शुक्र वाहिका, तीसरा जो है अधिवृषण, चौथा है शुक्र वाहिनी।
सहायक ग्रंथियां मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ। तो आपको बच्चों ये वाली जो सहायक नलिकाएं हैं वो इसी क्रम में याद करना है, क्योंकि ये एक पाइप है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, 4 आता है, तो उसी प्रकार से रिड टेस्टिस एक नलिका है जो आगे चलकर थोड़ा सा और दूसरा रूप धारण कर लेती है। उसका नाम बदल जाता है शुक्रवाहिका, फिर आगे चलकर उसका नाम हो जाता है अभिप्रेषण, आगे चलकर फिर वो बन जाती है शुक्रवाहिनी, और अंत में वो मूत्र मार्ग में जाकर खुल जाती है। ठीक है, तो आपको ये इसी क्रम में ये सारे नाम याद रखने। सहायक ग्रंथियां मैं आपको इधर लिखवा रही हूँ, ये वाला मैं मिटा देती हूँ। सहायक ग्रंथियां जो होती हैं बच्चों, वो कौन कौन सी हैं? वो भी आपकी 3 प्रकार की है। सबसे पहले उसमें आती है शुक्राशय। नंबर 2 जो आपकी आती है वो आती है प्रोस्टेट। ठीक है, नंबर 3 जो उसमें आती है वो है काउपर ग्रंथि, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, तो आपको ये सहायक ग्रंथियों के नाम भी याद रखने हैं। अब चित्र के द्वारा हम सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में, जिसका नाम है वृषण। वृषण की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये कितनी है? ये 2 है संख्या में, यानी कि इसे हम कहते हैं ये एक जोड़ी पाई जाती है। इनकी उपस्थिति कहाँ होती है, कहाँ ये पाई जाती है? वृषण कोश में। वृषण कोश में अंडरलाइन करेंगे इसे, शरीर के बाहर स्थित रहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो वृषण होता है नर में, पुरुषों में, वो एक जोड़ी यानी कि 2 संख्याओं में पाया जाता है। और वो उपस्थित कहाँ पे रहते हैं? वो उपस्थित रहते हैं जिस जगह में, उसका नाम है वृषण कोश। ठीक है, स्क्रॉटम कहते हैं इसे इंग्लिश में। और ये जो वृषण कोश रहता है बच्चों, ये शरीर के बाहर उपस्थित रहता है। जैसे आप लोगों को पता है हमारा अमाशय हो गया, हमारा यकृत हो गया, हमारी आंतें हो गई, वो सारी चीज़ हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन ये जो वृषण कोश वाला भाग होता है नर में, ये शरीर से बाहर रहता है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये वृषण कोश में बाहर स्थित क्यों रहते हैं, क्या कारण है कि ये वृषण कोश शरीर के बाहर है और इन्हीं वृषण कोश में ये वृषण पाए जाते हैं। तो इसका कारण आपको पता होना चाहिए। युग्मक जनन के लिए कारण जो है उसका वो ये है, युग्मक जनन के लिए मानव शरीर के सामान्यता से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब ये शरीर के बाहर है, इसका मतलब इनका तापमान जो है वो कम होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है कि अगर आप बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का नॉर्मल तापमान कितना होता है, तो आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन युग्मक जनन के लिए, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए। कैसे? मान लो 37 डिग्री हमारा शरीर का एक सामान्य तापमान है, तो इनके निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए वो कम से कम या तो 34 या 35, लगभग इसके बीच का तापमान चाहिए। तो इसके लिए क्या है? वृषण कोश ही एक अच्छा स्थान है जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो सकता है, क्योंकि ये शरीर के बाहर स्थित है। शरीर के बाहर है यानी कि इनका जो तापमान है वो
कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वृषण कोश शरीर के बाहर स्थित होते हैं और इन्हीं वृषण कोश में वृषण स्थित होते हैं, जहां पर किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। इतनी चीज नोट करने के बाद अगली चीज हम देखेंगे आगे, वृषण की संरचना। ठीक है, वृषण की संरचना देखेंगे हम अपने अगले टॉपिक में। वृषण की संरचना के बच्चों अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके का होता है कि ये यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ एक वृषण बनाया है, एक वृषण ही बनाया है। ठीक है, अब चित्र के द्वारा मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं, फिर उसके बाद आपको लिखवा दूं। होता क्या है, प्रत्येक वृषण में, ये एक वृषण बनाया है, इसके अंदर कुछ खाली जगह पाई जाती है, जैसे ये एक खाली जगह, ये दूसरी खाली जगह, ये तीसरी खाली जगह। ठीक है, तो इन खाली जगहों का नाम होता है वृषणीय पिंडक। इनका नाम होता है वृषणीय पिंडक। क्या नाम है इनका, वृषणीय पिंडक नाम होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये सिर्फ 3 ही है, ये लगभग इनकी जो संख्या होती है वृषणीय पिंडक की, ये कितनी होती है, लगभग 250 के आसपास ये होते हैं वृषण में। ठीक है, प्रत्येक वृषण की बात हो रही है, इनकी एक वृषण में लगभग 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। अब प्रत्येक वृषणीय पिंडक में क्या है, 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं रहती हैं। इनके अंदर क्या रहती है, पतली पतली ट्यूब्स रहती हैं, और इन पतली ट्यूब्स को हम नाम देते हैं शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका। और बच्चों आपको ध्यान रखना है, शुक्रजनक नलिकाओं में ही किसका निर्माण हो रहा है, नर युग्मकों का, जिनका दूसरा नाम है शुक्राणु। ठीक है, अब इन शुक्र जनक नलिका के बाहर जो खाली जगह है उसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं अंतराली कोशिका। क्या नाम देते हैं, अंतराली कोशिका। ठीक है, अंतराली कोशिका का एक और नाम है, यानी कि इसका पर्यायवाची होता है लेडिग कोशिका। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आई कि ये जो खाली जगह बनाई है, जो कि लगभग कितनी संख्या में है, 250 की संख्या में होती हैं, इन्हें हम कहते हैं वृषणीय पिंडक। और इन वृषणीय पिंडक के भीतर पतली पतली ट्यूब्स पाई जाती हैं, कितनी संख्या में, 1 से 3 संख्या में ये पाई जाती हैं, और इन्हें हम नाम देते हैं शुक्रजनक नलिका। इन शुक्रजनक नलिका के अगल बगल साइड में जो तरल पदार्थ है वहाँ पर छोटी छोटी कोशिकाएं रहती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं लेडिक कोशिका। और इन लेडिक कोशिका से बेटा क्या उत्पन्न होते हैं, हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। ये सारी चीज़ मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हमारा छोटा है तो फिर मुझे ये चित्र मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले आपको समझा रही हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस शुक्रजनक नलिका को अगर हम बीच में से काटें, मान लो एक शुक्रजनक नलिका मैंने यहाँ बना रखी है, तो इसे बीच में से जब हम काटेंगे तो इसका ऐसे वाला हिस्सा हमें गोल नजर आएगा। जैसे मान लो कोई पाइप है, ठीक है, जैसे ये चौक है आपकी, इसे मैंने बीच में से ऐसे तोड़ दिया, तो अब क्या हुआ, ये जो इसका गोल हिस्सा है, ठीक है, ये जो गोल हिस्सा है इसको मैं यहाँ से बना के दिखा रही हूँ आपको। इसके भीतर क्या है, 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक का नाम होता है यहाँ पर शुक्रजन कोशिका। क्या नाम है, शुक्रजन कोशिका। और जो दूसरी कोशिका पाई गई है उसका नाम होता है सर्टोली कोशिका। क्या नाम होता है, सर्टोली कोशिका। इनके क्या कार्य हैं मैं आपको अभी नोट करवा दूंगी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये चित्र मैंने क्या बनाया है, ये मैंने चित्र बनाया है, ये जो पाइप बनाई है जिसे हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं, इसके भीतर, ठीक है, 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनका नाम है शुक्रजनक कोशिका और दूसरी का नाम है सर्टोली कोशिका। शुक्रजनक कोशिका में ही वास्तव में नरयुग्मक बन रहे हैं
और सर्तोली कोशिका क्या कर रही हैं, जो नर युग्मक बन रहे हैं उन्हें पोषण प्रदान कर रहे हैं, उन्हें निरंतर पोषक पदार्थ दे रहे हैं, जिससे उनके आकार में वृद्धि होती है, जिससे वो अपना कार्य अच्छे से संपन्न कर पाते हैं। तो ये चित्र आपको अपनी एनसीईआरटी की किताब में भी मिलेगा, वहां से आप अच्छे से बना लेंगे। समझ के बनाओगे सारी चीज तो आपको ज्यादा लंबे समय तक सारी चीजें याद रहेंगी। अब आप नोट करते रहिए जो मैं चीजें बोल रही थी। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषणीय पिंडक होते हैं। 250 वृषणीय पिंडक होते हैं। प्रत्येक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्र जनक नलिका होती है। शुक्रजनक नलिका में 2 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, शुक्रजनक नलिका में 2 कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी है मैं ऊपर लिख रही हूँ। दो कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहली है शुक्रजन कोशिका, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इनका काम होता है नर युग्मक का निर्माण करना। दूसरी जो कोशिका होती है शुक्रजन नलिका में, उसका नाम है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका को भी हम इंग्लिश में भी सर्टोली सेल्स ही कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, नर युग्मकों को पोषण प्रदान करना। ठीक है, अगला जो है वो है अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका वृषणीय पिंडक में उपस्थित रहते हैं। वृषणीय पिंडक में उपस्थित रहते हैं। इनका कार्य है नर हार्मोन्स उत्पन्न करना। और वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन और अन्य एंड्रोजन। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं सहायक या द्वितीय लैंगिक अंगों के बारे में, तो सबसे पहला उनमें आता है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं
नलिकाओं का कार्य है वृषण में बने नर युग्मकों को वृषण में बने नर युग्मकों को यूरेथ्रा वृषण में बने नर युग्मकों को यूरेथ्रा में पहुंचाना। वृषण में बने नर युग्मकों को यूरेथ्रा में पहुंचाना, ये सहायक नलिकाओं का कार्य होता है। सहायक नलिकाओं में सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैसे कार्य वो करती है। जो शुक्रजन नलिका है, शुक्रजन नलिका ही आगे बढ़कर कौन सा रूप ले लेती है, रीट टेस्टिस का। वो रीट टेस्टिस थोड़ी और बड़ी हो जाती है और वो आगे चलकर बन जाती है शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी थोड़ी और बड़ी हो जाती है और खुलती है फिर अधिवृषण में। ठीक है, अधिवृषण जो है वो खुलती है शुक्रवाहिनी में, और जो शुक्रवाहिनी है वो खुलती है फिर अंत में मूत्र मार्ग में, जहां पर जाकर क्या हुआ, नर युग्मक पहुंच जाते हैं। नर युग्मक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा क्रम इसी तरीके से याद रखना। अब अगर हम बात करें सहायक ग्रंथियों की, किसकी बात करें हम, सहायक ग्रंथियों की। तो सहायक ग्रंथियों में सबसे पहला जो बेटा आता है वो है आपका शुक्राशय। शुक्राशय जो है ये क्या है, ये जोड़ी में पाया जाता है। जोड़ी में पाया जाता है। अगली जो चीज आपको पता होना चाहिए कि तरल पदार्थ ये बनाता है। जिसे वीर्य का भाग कहते हैं, जिसे वीर्य का भाग कहते हैं। ठीक है, आप किताबों में इनके बारे में और चीजें पढ़ेंगे। तरल पदार्थ के अंदर बेटा फ्रक्टोज भी उपस्थित होता है, साथ में तरह तरह के पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं, प्रोटीन भी है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी उपस्थित है। तो आप वो सारी चीजें वहीं से नोट करेंगे। शुक्राशय के बाद अगर हम बात करें प्रोस्टेट की, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, दूध जैसा पदार्थ है। दूध जैसा ये पदार्थ है। ये क्या करता है, मूत्र मार्ग में उत्पन्न अम्लीयता को समाप्त कर देता है। ये क्रिया बहुत ही आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य है मूत्र मार्ग में उत्पन्न अम्लीयता को समाप्त करना, यानी कि एक तरीके से क्या है, यह क्षारीय पदार्थ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दूध जैसा क्षारीय पदार्थ। तो इसने क्या किया, जो भी हमारे नर युग्मक आ रहे हैं वो आसानी से एक महिला के जनन तंत्र तक पहुंच जाए, तो उससे पहले वो क्या करते हैं, उसकी अम्लीयता को, मूत्र मार्ग में जो भी अम्लीय प्रभाव है उसको वो निष्क्रिय कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, लास्ट जो ग्रंथि है, लास्ट जो सहायक ग्रंथि है उसका नाम है काउपर ग्रंथि। क्या नाम है उसका, काउपर ग्रंथि। और काउपर ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये भी तरल पदार्थ है, चिकनाहट प्रदान करता है।
इस तरीके से आपका ये नर जनन तंत्र यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।